हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम घटना चक्र टो बुक के जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर चौथे नंबर का होगा। ठीक है, तो इसके 3 प्रैक्टिस सेट हमने करा दिया है, तो उसके प्लेलिस्ट भी बना दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट हैं, आपको 10 कराएंगे। ठीक है, और इसकी पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पर भेज देंगे जेडी साइंस क्लासेस पर। ठीक, तो उसमें आपको 2 प्रैक्टिस सेट भेज दिए, उसमें रीजनिंग भी है, मैथ भी है और सब कुछ है। ठीक है, तो आप वहाँ से रीजनिंग की भी प्रैक्टिस सेट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। आपको बताना है इसमें से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए करेंगे खा, ऑप्शन करें बी गा, ऑप्शन सी करें कि घा, ऑप्शन डी करें कि ठा। तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट हो जाएगा, गा। ठीक है, गा। ठीक, देखिए अल्प प्राण क्या होता है भाई? जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है हर वर्ग का पहला व्यंजन आएगा, तीसरा व्यंजन आएगा और कौन पांचवा व्यंजन आएगा। ठीक है, पहले में जैसे आपका का आ जाएगा, ठीक है, तीसरे में गा आ जाएगा और भाई पांचवें में जैसे अंगा आ जाएगा। ठीक, तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाता है? अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। ठीक, तो जैसे आप बोलेंगे जैसे का, तो हवा कम निकल रहा है ना, गा गा। ठीक, तो आप ऐसे पकड़ेंगे। अब इसी का एक और भाई है महाप्राण है। ठीक है, दोनों एक साथ आते हैं तो उनको भी जान लेते हैं। देखिए महाप्राण क्या होता है? महाप्राण महाप्राण क्या होता है भाई? जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक हवा निकले उसे महाप्राण कहते हैं। ठीक है, हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो है आपका महाप्राण कहलाता है। जैसे खा, देखिए बोल रहे हैं तो आपको खा ज़्यादा आवाज निकल रही, घा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो महाप्राण कौन हो जाएगा? हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन आता है। ठीक, अब देखिए स्पर्श व्यंजन जानते हैं आप कितने होते हैं? 25 होते हैं। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं। तो स, ये सा, साधारण सा और हा। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 ही होते हैं, या, र, ला और वा। ठीक है, और वो तो आप जानते हैं, कंठ में आपका का वर्ग आता है, तालु में कौन सा आएगा? चा वर्ग आएगा, मूर्धन्य में टा वर्ग आएगा, दंत में ता वर्ग आएगा, ओष्ठ में पा वर्ग आएगा। ठीक है, ये आप जानते हैं। देखिए री आपसे पूछता है, री किस में आता है? तो ये मूर्धन्य में आता है, बहुत बार आया है, री को मूर्धन्य याद रखिएगा। ठीक, और संयुक्त व्यंजन आप जानते हैं कितने होते हैं? 4 होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि दिगंबर का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद वाला शब्द हो जाएगा, देखिए राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिक प्लस अंबर। देखिए ये का जो हलंत लगा है, का पे हलंत लगा है, इसका मतलब इसमें से छोटा का मात्रा निकाल लिया गया है, का भी निकाल लिया गया है। ठीक है, इसको ऐसे लिखा गया है। ठीक है, ये का लिख दिया गया तो इसमें छोटा का मात्रा है, आपने जैसे ही हलंत लगाया मतलब कि इसमें छोटा आपने निकाल लिया। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इसलिए इसको हलंत बोलते हैं। ठीक, तो देखिए डी हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, दिक प्लस अंबर। ठीक है, तो इसमें आपको कौन संधि है? ये व्यंजन संधि है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए जब जब का आए और इसके बाद अब क्या है? स्वर आए, तो उसमें क्या हो जाता है? इसका गा हो जाता है। क्या भाई? गा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे दिगंबर हो जाएगा, का और छोटा मिलके गा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे गा हो गया, यहाँ पे व्यंजन संधि है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि आगमन में उपसर्ग बताइए। आप जानते हैं उपसर्ग क्या होता है? किसी मूल शब्द के पहले लगता है। ठीक है, तो देखिए गमन आपका मूल शब्द हो गया और प्लस आ क्या हो गया? बड़ा उपसर्ग हो गया। तो कौन सा हो जाएगा भाई? यहाँ पे कौन सा उपसर्ग? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बड़ा उपसर्ग हो गया। चलिए आइए देखते हैं अगला। कहने की दवा, दवा किस भाषा का शब्द है? बताइए दवा किस भाषा का शब्द है? तो ये किस भाषा का शब्द है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फारसी भाषा का शब्द है। ठीक, देखिए फारसी भाषा के कुछ शब्द जो है आपसे पूछा जाता है, जैसे पूछता है कबूतर, 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 खरगोश, 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 गुलाब, गुलाब, चरखा, दीवार। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं फारसी भाषा के अंतर्गत आते हैं, तो इनको याद ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है। कहें कि हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? तो ये रेखांकित शब्द है, अपशब्द बताना है। कहें कि विशेषण है, संज्ञा है, उपसर्ग है, अव्यय है। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा भी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा बी नंबर। ये क्या है? एक संज्ञा शब्द है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, तो संज्ञा आप जानते हैं 5 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक, अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे लेकिन, परंतु, कब, जब। ठीक है, उपसर्ग अभी बताया। विशेषण आप जानते हैं कई प्रकार के होते हैं विशेषण,
विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कहने कि वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानना है। बताइए, यहाँ धीरे धीरे आपका क्या है, रेखांकित शब्द है, इसी को आपको पहचानना है कैसा शब्द है। यानी क्रिया है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी नंबर राइट हो जाएगा, क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक, इसी परिभाषा में ही आपकी इसी शब्द में ही परिभाषा आपकी छिपी है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि ये किस प्रकार के धीरे धीरे, तो ये रीतिवाचक। कैसे? अगर इसी में आपसे इसके भाग भी पूछ ले तो इसके भाग देखिए 4 होते हैं। कौन कौन से? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, इसके 4 भाग है। अभी धीरे धीरे आपको कैसा है, ये रीतिवाचक क्रिया। अगर इसी में ये भी आपको दे देता, मतलब इन चारों को दे देता, स्थानवाचक एक ऑप्शन बना देता, एक कालवाचक और एक रीतिवाचक, एक परिमाणवाचक बना देता, तो आपको बताते हैं आप कौन सा इसमें रीतिवाचक है। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, धीरे धीरे में, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। कहने कि धूसर का पर्यायवाची होगा। आपको बताना है इसमें से धूसर का पर्यायवाची कौन सा है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बेसर जो है धूसर का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, सी नंबर। एक खनक किसका पर्यायवाची है? करेक्ट, खनक। तो ये चोर का पर्यायवाची है। ठीक है, चोर का पर्यायवाची है। ठीक है, और सदन आप किसका? ये घर का पर्यायवाची है। ठीक है, घर का पर्यायवाची है। गज वदन किसका पर्यायवाची है? गज वदन किसका है? ये गणेश जी का है। ठीक है, गणेश जी का है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है। कह रहे कि जीने की इच्छा वाक्य का सही एक शब्द है। जीने की इच्छा सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिजीविषा कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। जिज्ञासु किसे कहते हैं? जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है, और जिज्ञासु किसे कहते हैं? किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को हम जिज्ञासु कहते हैं। और पिपासु किसे कहते हैं भाई? जिसे पानी या किसी अन्य वस्तु को पाने की प्यास हो उसे हम पिपासु कहते हैं। आइए देखते अगला। कहने कि भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। इसमें आपको बताना है कौन सा भिन्नार्थक शब्द है। यहाँ पे कहने कि पावक, अनिल, अनल, कृषाणु। देखिए ये पावक भी, अनल भी और कृषाणु भी एक है, लेकिन देखिए अनिल जो है इसमें से अलग हो जाएगा, तो बी नंबर ही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अनिल किसका पर्यायवाची? ये वायु का है। ठीक है, वायु का। और ये सब क्या है भाई? पावक, अनल, कृषाणु, ये तीनों किसके समानार्थी? ये अग्नि के हैं। किसके? अग्नि के हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। आइए देखते हैं अगला। करें कि समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। समूहार्थक मतलब समूह वाले, आपको बताना है कौन इसमें समूह वाला शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहीं पुरुष नहीं, पुरुष सिंगल पे हो सकता है, स्त्री मनुष्य नहीं। तो ये देखिए भीड़ में देखिए समूह होता है ना, ढेर लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उसी को भीड़ बोलते हैं। तो ये समूहार्थक शब्द है, भीड़। चलिए आगे देखते हैं। ये कह रहे हैं कि अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। इनके कुछ और निबंध है, जैसे कुटज पूछेगा किसकी रचना है, तो ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नाखून क्या पढ़ते हैं? देवदास पूछेगा, देवदास किसकी रचना है? देवदास, तो ये आप रखिएगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, देखिए महादेवी वर्मा को यामा के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये ध्यान रखिएगा। कहने कि निम्न में से कौन मात्रिक छंद है? आपको यहाँ बताना है कौन सा मात्रिक छंद वाला शब्द है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। कहने कि दोहा, चौपाई, रोला या ये सभी, तो ये बताइए। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, तो ये मात्रिक छंद आते हैं। ठीक है, तो देखिए मात्रिक छंद में कौन कौन आएंगे? चौपाई आएगा, रोला आएगा, गीतिका, हरि गीतिका, दोहा, सुराठा, बरवय, उल्लाला, ये सब आपके सम मात्रिक छंद के अंतर्गत आएंगे। आप पूछे कि विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत कौन आएगा? कुंडलिया आएगा।
कुंडलिया और छप्पय। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये विषम मात्रिक छंद है। ठीक है, दो आप जानते हैं जो है विषम चरण में क्या होती है, 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चौपाई जानते हैं भी 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। रोला में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अगर यहीं से आपसे पूछ ले कि अर्ध सम्मात्रिक छंद इसमें से कौन है, तो आप बताएंगे दोहा। दोहा कैसा है ये, अर्ध सम्मात्रिक छंद। देखिए अर्ध सम्मात्रिक छंद में कौन कौन आएगा, दोहा आएगा, सोराठा, दोहा का उल्टा सोराठा। ठीक, बरवा आएगा, उल्लाला आएगा। ठीक है, बरवे में 11-13 की मात्राएं होती हैं। ठीक है, बरवे में आपका कितना नहीं, बरवे में आपका 12 और 7 का होती है मात्राएं। ठीक है, सोराठा में आप जानते ही हैं, उल्लाला में 15 और 13 की मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो ये जो है अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, और चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीत का ये सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, यहाँ सिर्फ मात्रिक छंद आपसे पूछा है, ना कि बताइए इसमें से सम या अर्ध सम्मात्रिक पूछा है, ऐसा नहीं है। तो मात्रिक छंद में ये सब आएंगे। ठीक है, आज देखते हैं अगला प्रश्न करें कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आपको अलंकार इसमें बताना है। कहने कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या दृष्टांत अलंकार। देखिए इसका आप व्याख्या कर रहे हैं कि जैसे इसमें श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयाचल पर्वत के समान बने हुए विशाल मंच पर श्री रामचंद्र जी के रूप में बाल सूर्य के उदित होते ही सभी संत रूपी कमल क्या होते हैं, खिल उठे। ठीक है, और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित उठे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है भी, यहाँ पे आपको इसमें जो है पहाड़ को मंच का रूप दिया गया है। ठीक है, पहाड़ को मंच का रूप दिया गया है, और राम पर बाल सूर्य का, संतों पर कमल का तथा संतों की आंखों को भंवरे का रूप आरोपित किया गया है। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, रूपक अलंकार आप जानते हैं, जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो किस में कहा गया है, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा किस अनुच्छेद में, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 343। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो हिंदी दिवस आप जानते हैं 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो 14 सितंबर 1949 को जो है संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की क्या होगी, राजभाषा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये अगर आपसे पूछे भाग भी याद रखना है, भाग ज़्यादा बच्चे नहीं ध्यान देते, तो भाग रखना है। ये भाग 17 में अनुच्छेद 343 एक के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी। ठीक है, तो भाग भी याद रखिएगा और अनुच्छेद भी याद रखिएगा। ठीक है, तो हिंदी दिवस भी याद रखिएगा, पिछले बार पूछा भी गया था। और यहीं आपसे विश्व हिंदी दिवस भी पूछ ले, तो विश्व हिंदी दिवस भी पूछ ले तो आप बताएंगे कब, 10 जनवरी को। ठीक है, 10 जनवरी से 12 जनवरी 1975 में जो है पहले विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, इसलिए 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था पहले, नागपुर में। ठीक है, कहाँ भी, नागपुर में, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला है, पहले कि यौन संधि का संबंध किस संधि विशेष से है, तो आपको हमने बताया था इसलिए यौन संधि के बारे में, ये किसका भाग है, कहीं व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, स्वर संधि है, दीर्घ संधि है। तो आपको हमने बताया था कौन सा भी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये स्वर संधि का भाग है। ठीक, स्वर संधि के कितने भाग है, 5 हो ना, कौन कौन से, यौन संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, और संधि आप जानते हैं 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, ये दीर्घ संधि जो है ये स्वर संधि का भाग है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, कहने कि खग का अर्थ नहीं है, आपको बताना है इसमें खग का अर्थ नहीं वाला शब्द नहीं, देखिए नहीं वाला जरूर पढ़ लिया करिए, नहीं गलती हो जाती है। बताइए सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए खग का अर्थ बाण भी होता है, पक्षी भी होता है, तारा भी होता है, लेकिन आकाश नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है अनेकार्थक शब्द हैं। ठीक है, खग के जो है अनेकार्थक शब्द हैं। ठीक है, कहने कि मुट्ठी गर्म करना, चलिए भाई बताइए, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ होगा। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घूस देना। ठीक है,
कहने कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। देखिए आगे भी गया, पहला जो है विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, आगे बताइए। तो ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागपुर में हुआ था। ठीक, कब हुआ था ये? 10 से अच्छा 14 जनवरी तक हुआ था, वहाँ 12 बता दिया था, सॉरी। तो 10 से 14 जनवरी 1975 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 1975 में नागपुर में हुआ था। ठीक है, भारत के नागपुर में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कहने कि वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। आपको बताना है वर्तिका शब्द का तद्भव रूप इनमें से कौन सा होगा। तो ये सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बत्ती होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। कौन सा पद विकृत नहीं होता? कौन सा पद विकृत नहीं होता मतलब विघटित नहीं होता? आपको हमने कई बार बताया है। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। अव्यय, अव्यय जो है विकृत नहीं होता। कहने का मतलब है कि इन शब्दों पर जो है इनके लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, ये अव्यय कहलाते हैं। आइए देखते हैं अगला। कह रहे हैं कि निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? बताइए भी, अभी आपको हमने बताया अंतस्थ व्यंजन कितने हैं। देखिए 4 होते हैं, आपको अभी बताया था। इसमें से कौन सा है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वाह। ठीक है, तो 4 है, या, र, ला और वाह। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि सूर सागर किस भाषा की रचना है? आपको बताना है सूर सागर किस भाषा की रचना है। तो इसको सूरदास लिखे हैं, ये किस भाषा में है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये ब्रज भाषा में है। अगला कह रहे कि जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य रखना, सॉरी थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए में वाक्य का प्रकार पहचानिए। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो कैसा होगा? कभी कह रहे कि जो धन कमाते हो उसे उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा, इच्छा वाचक। ठीक है, इच्छा वाचक यहाँ है ना, इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। आइए देखते हैं। आप देखिए आपका पैसे गद्यांश से है, आपको एक गद्यांश से आएगा ही आएगा और उसमें आपको 5 प्रश्न उससे संबंधित पूछे जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसको हम जल्दी से। हमने आपको बताया है कि जब भी गद्यांश सॉल्व करें तो आप एक बार पहले प्रश्न जरूर पढ़ लें, तब गद्यांश पढ़ें तो आपको पढ़ते वक्त ही आंसर मिल जाएगा। चलिए आइए हम आपको इसको पहले पढ़ ही देते हैं। पहला देखिए, आपको 24 से 28 तक प्रश्न को इसी गद्यांश को पढ़कर प्रश्न को जवाब देना है। यानी कि शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूल आधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहीं साहित्य कला धर्म दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए। आइए देखते हैं आगे देखते हैं। करें कि और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए भौतिक और आत्मिक मूल्यों के साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए, भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता, आइए देखते हैं अगला। यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन सकती है, मतलब क्षुद्रता मतलब तुच्छता, ठीक, जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण वह अपने अस्तित्व के संबंध में शंका ग्रस्त रहता है। भाई इतने बड़े बड़े वैज्ञानिकों द्वारा परमाणु बम, हाइड्रोजन बम बना लिया गया है, जिस कारण से मनुष्य डरता रहता है कि कहीं किसी मनुष्य ही मनुष्य के ऊपर न डाल दे, तो इसी शंकाग्रस्त में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है। आइए देखते हैं। देखिए आप इसको आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको आंसर इसी में मिलेगा। ठीक है, तो एक बार आप इसे फिर से देख लीजिएगा। जो है देखिए, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है, क्यों भाई शंकालु है? अभी आपने पढ़ा, कहने कि मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा। ठीक है,
वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है। अगला कहने की वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। हाँ, ये अभी आपने पढ़ा कि क्या भी इतनी विज्ञान की इतनी सारी शक्तियों से विकसित हो जा रही है जिस कारण से हम क्या है, मनुष्य डरा हुआ है। ठीक है, आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कहने की हमारी विज्ञानाधिकृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। तो क्या देन है? जीवन का अपरिसीमित भौतिक विकास हुआ है ना, तो ये आपने अभी पढ़ा था, तो ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहने की मानव जीवन के भस्मासुर, देखिए भस्मासुर आया था शब्द, बनने से कैसे रोका जा सकता है, क्या उपाय करेंगे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, कहने की भौतिक जीवन मूल्यों को निराधारण करके, नहीं ऐसा नहीं, कहने की नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। हाँ, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके जो है मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कैसे रोका जा सकता है। तो ये आपका राइट हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहने की आधुनिक मानव विकास को सर्वगुण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। अगला देखते हैं, अणु विस्फोट के मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति, देखिए आपका जो है 23 से लेकर 24 28 तक आपका ये क्या है, इसी का ध्यान का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। ठीक है, मतलब तुच्छता ना बनना दिया जाए, यही है अणु विस्फोट के मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब क्या हो जाए, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे पढ़ा था पैराग्राफ के लास्ट से 2 लाइन ऊपर। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। अब देखिए आपको यहाँ बताना है, आइए देखते हैं, कहने कि शांत रस का स्थायी भाव, देखिए स्थायी भाव मैं आपको डेली बताता हूँ, तो आपको तो ये पता ही होगा, आराम से कर लेंगे। कौन सा हो जाएगा भी? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो शांत रस का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्वेद स्थायी भाव होगा। ठीक, तो रसों की संख्या कितनी है? 9 है। रसराज किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं श्रृंगार रस को कहा जाता है। ठीक है, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव का है रति है। ठीक है, रति है। ठीक, तो आप फिर सुन लीजिए भी, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, करुण का शोक, वीर रस का उत्साह, हास रस का क्या होता है? हास होता है, रौद्र रस का क्रोध, विभत्स रस का घृणा या जुगुप्सा, भयानक रस का भय, और अद्भुत का विस्मय, शांत रस का निर्वेद स्थायी भाव होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि बोया पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ है आपको बताना है। कह रहे हैं कि भाई जब बोया पेड़, जब बबूल का पेड़ बो रहे हैं तो उसमें कैसे आम कहाँ से होए, तो आम कैसे हो सकता है, इसका लोकोक्ति का सही अर्थ आपको हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी? कहना आपका राइट आंसर भी हो जाएगा, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। आइए देखते हैं अगला है, कहने कि भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है, तो भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूगर्भ वेत्ता कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, यानी कि निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है, आपको यहाँ बताना है कि कौन सा शब्द अनेकार्थक वाला है। कहने की साहस, पुस्तक, बालक, अंबर, तो ये जो है ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, अंबर जो है अनेकार्थक वाला शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो अंबर के कौन कैसे वस्त्र भी होता है, अर्थ इसका वस्त्र, आकाश, मेघ। ठीक है, ये जो है इसके अनेकार्थक शब्द हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर राइट हो जाएगा। वसुंधरा, कहने की वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द यहाँ हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षिति जो है ये वसुंधरा का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो वसुंधरा मतलब पृथ्वी। ठीक है, क्या भी? पृथ्वी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। पृथ्वी के और पर्यायवाची जैसे अवनी भी कहते हैं, क्या भाई? अवनी भी कहते हैं, उर्वी भी कहते हैं, उर्वी पर्यायवाची है, मेदनी भी कहते हैं, मेदनी, इला और धारा भी कहते हैं। ठीक है, इला भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब इसके वसुंधरा के पर्यायवाची है। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। देखिए रत्नाकर किसका पर्यायवाची है? यहाँ देखिए रत्नाकर ये समुद्र का है। ठीक है, समुद्र का है। और दिनकर आप जानते हैं। ठीक है, दिनकर किसका है? किसका है भी ये सूर्य का है। और कलाधर किसका है? ये चंद्रमा का है। ठीक है, चंद्रमा का पर्यायवाची है। आइए देखते हैं अगला है, अगला कहने की गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है, आपको बताना है। ये कहने की तद्भव है, देशज है, तत्सम है, संकर है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ये सही ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, देशज शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो गड़बड़ घोटाला ये है आपका देशज। तो देशज शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों की व्युत्पत्ति के बारे में पता नहीं चलता
एवं बोलचाल की भाषा में यह स्वतः ही निर्मित होते हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करें कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला पहचानिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, करेंगे यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। तो यहाँ आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, संदिग्ध भूतकाल, ऐसा कोई संदिग्ध दिख नहीं रहा है। सामान्य वर्तमान काल दिख नहीं रहा, आसन्न भूतकाल दिख नहीं रहा, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, हेतु मद भूतकाल है। ठीक है, अगला प्रश्न करें कि हिंदी में कारक के भेद हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन करिए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 8। राइट आंसर हो जाएगा, कारक के कितने भेद हैं? 8 होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। कौन कौन से भी? कर्ता कारक जिसका चिन्ह होता है ने, कर्म कारक जिसका चिन्ह होता है को, करण कारक से के द्वारा इसका चिन्ह होता है संप्रदान को के लिए, अपादान कारक से संबंध का की के, अधिकरण में पर और संबोधन है अरे। ठीक है, आइए देखते हैं आखिरी प्रश्न है, कहते कि बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? कहने की सौर श्रेणी, अर्धमागधी, मागधी या पैसाची। तो यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? मागधी। ठीक है, ये माँ है। ठीक है, मागधी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो है हिंदी, बिहारी हिंदी किससे विकसित हुई है? ये मागधी से। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, सौर श्रेणी किससे विकसित हुई है? ये पश्चिमी हिंदी की है। ठीक है, पूछेगा पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई, तो ये बताएंगे सौर श्रेणी। ठीक है, सौर श्रेणी से, तो ये ध्यान रखिएगा। और अर्धमागधी से ये पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ है। पूर्वी हिंदी का किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्धमागधी से। ठीक है, अर्धमागधी से, तो ये ध्यान रखिएगा। और हम आपको बता ही दिए हैं कि हिंदी भाषा की कुल कितनी उपभाषाएं? 5 होती है ना। कौन कौन सी? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी का किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्धमागधी से। ये पूछे जाते हैं प्रश्न। पश्चिमी हिंदी से सौर श्रेणी का, बिहारी हिंदी का मागधी से, राजस्थानी हिंदी का सौर श्रेणी से, पहाड़ी हिंदी का खास सौर श्रेणी अपभ्रंश से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आपको। और देखिए, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कितनी भाषाएं आती हैं? 3 आती हैं। कितनी? 3। कौन कौन सी? भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो है पूरे हो जाते हैं 37 प्रश्न। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इसकी जो है PDF आपको आप वहाँ JD साइंस क्लासेस पर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।